सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, आज लास्ट सीरीज बन रही है, मतलब लास्ट जो वीडियो बन रही है, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ जी, तो एग्जाम से पहले कि बधाई हो, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात आती है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए सीरीज बन रही है, सेमेस्टर 3 में हो चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो। ठीक है, शुरू करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉ, जिसका चैप्टर नंबर 7वां है, और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो शुरू करने से पहले फटाफट से भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, आराम से आपको जो भी मिनिमम पेमेंट होगी व्हाट्सएप पे कर देना, और जो भी बातें होंगी व्हाट्सएप पे हो जाएंगी। ठीक है भाई, हाँ जी। तो शुरू करते हैं फटाफट से चैप्टर, जिसका नाम क्या है, द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो एम्प्लॉइज के कंपनसेशन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो कंपनसेशन होता क्या है, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है जो हमारे पास काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, या फिर क्या बोलते हैं उसको चोट वोट भी आ जाती है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, तो फिर हमें कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्या हमें देना भी पड़ेगा कंपनसेशन, या फिर एक्ट कब से एप्लीकेबल होता है, ये सब चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कंपनसेशन क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय को अगर चोट लगती है हमारी कंपनी के अंदर काम करते रहते तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन, मतलब जो उसके बदले में जो हम पे करते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है, हाँ जी। तो इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, एक्सटेंट, मतलब कि कब से ये लागू होता है, मतलब कि कहाँ पे लागू होता है। तो जो एक्ट है पूरे के पूरे इंडिया पे लागू है, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को भी। ठीक है भाई, और कब से लागू है, 1 जुलाई 2024 से लागू है। बस एक चीज याद रखने वाली बात क्या है, पहले इसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2009। पहले इसका नाम क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2009, लेकिन अब से इसका नाम चेंज करके कब नाम चेंज किया, 18/1/2010 को, और इसका नाम रख दिया एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 2000, मतलब 1923। यानी कि ये जो पहले वर्कमैन था ना, वर्कमैन की जगह क्या आ गया, हमारा एम्प्लॉइज आ गया। ठीक है, तो पहले वर्कमैन था, 2009 में इसको चेंज किया गया इसका नाम, और क्या नाम रख दिया हमने नाम रख दिया एम्प्लॉइज। आसान है, हाँ जी। और ये जो एक्ट 2009 में चेंज किया गया, ये एप्लीकेबल कब से है, ये 18/1/2010 से एप्लीकेबल हो गया पूरे इंडिया पे। आसान भाई, ठीक है, चालू करते हैं भाई। बात आती है ऑब्जेक्टिव, हमको ये एक्ट लाना ही क्यों पड़ा, मतलब कंपनसेशन जो प्रोवाइड करनी पड़ती है तो क्यों करनी पड़ती है, क्यों, ताकि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है या फिर किसी काम की वजह से दुर्घटना होती है एम्प्लॉय की, वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में। जैसे कि एक्सीडेंट की वजह से, डिसेबलमेंट की वजह से, या फिर और डाइज, या फिर किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। ठीक है, ताकि उसको क्या मिल पाए, कमीशन मिल पाए। ठीक है, तो जिसकी भी एक्सीडेंट होती है, डेथ क्या होता है, डिसेबलमेंट होता है, या फिर क्या होता है, डेथ हो जाती है जिसकी, तो वो क्या है, एंटाइटल्ड है किसके लिए, कमीशन लेने के लिए। ठीक है, बस यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कमीशन दे पाए, या फिर सॉरी कमीशन कह रहा हूं, कंपनसेशन दे पाए किसको, एम्प्लॉयज को, जिसकी भी एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी दुर्घटना होती है जिससे साथ। ठीक है, अब इसके अंदर मेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो 4 शेड्यूल है। क्या है भाई, 4 शेड्यूल। आपने बड़ी बड़ी टेबल देखी होंगी बुकों के अंदर, ठीक है भाई, और बुकों की टेबल वो यहाँ पे बता नहीं सकता मैं, हर एक पॉइंट करवा नहीं सकता क्योंकि टेबल बहुत बड़ी है। बस ये 4 शेड्यूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो टेबल उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक डाटा उसका याद रखो। ठीक है, बस ये टॉपिक जो करवाया है बस इतना याद कर लो, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। टेबल अगर किसी को देखनी है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ठीक है, वही आप मेरी वेबसाइट में पहुंचोगे और स्क्रॉल करने के बाद क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो आराम से डाउनलोड करके टेबल। ठीक है ना भाई, हाँ जी। तो शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये 4 शेड्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, टेबल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट है अगर आपको डीपली पढ़ना है, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना सारा कंटेंट बहुत होगा आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, बस बता देता हूँ टेबल के अंदर है क्या। तो पहला शेड्यूल भाई, पहली टेबल जो है ना, मतलब पहली टेबल जो है, मतलब पहले शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इंजरीज। जो पहला शेड्यूल है वो बताता है आपको लिस्ट ऑफ इंजरीज के बारे में, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो हम कौन कौन सी इंजरीज जो है वो काउंट करेंगे। अच्छा सुनिए, एक चीज मैं बताना भूल गया शायद से, ये जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इसके तहत जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनको चोट वोट लगती है या फिर जिसको कोई भी दिक्कत होती है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। और ये जो एक्ट है कहां पे एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पे, यानी हर एक एम्प्लॉय जो इंडस्ट्री के अंदर काम करता है उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, एक्सक्लूडिंग ईएसआई। यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने ईएसआई में क्या बोलते हैं वो ले रखा है, ईएसआई की स्कीम ले रखी है, उनको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ईएसआई की स्कीम ले रखी है, तो उन्हें कंपनसेशन 2 चीजें एक साथ नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। एक ही चीज के लिए वो 2 बार कंपनसेशन थोड़ी ना मांग सकते हैं भाई, समझ में। तो ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने ईएसआई की स्कीम ले रखी है उनको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाई उनके ऊपर नहीं होता, बाकी हर किसी एम्प्लॉय के ऊपर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं शेड्यूल 1 के अंदर क्या दे रखा है भाई, वो याद आया तो बता दिया भाई, कभी तुम्हारे एग्जाम से छूट जाए।
तो शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है लिस्ट ऑफ इंजरीज, यानी कि वो जो टेबल है उस पूरी टेबल के अंदर दे रखी है भाई लिस्ट ऑफ इंजरीज, यानी कि कौन कौन सी ऐसी इंजरीज है जो आपको अगर हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो अपने पैसे को। आसान है, यानी जो इंप्लॉइज है ऐसी कौन कौन सी इंजरीज होने के बाद क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे को ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। आसान है, वो सारी सारी इंजरीज उस टेबल के अंदर दिखाई देती है। जैसे उसमें लिखा हुआ है भाई क्या बोलते हैं, उंगली कटना या फिर अंगूठा कटना या फिर यहाँ से कट जाना, छिल जाना, हाथ पे कोई इंजरी होना, फेस पे कोई इंजरी होना या फिर सर्जरी होना किसी भी तरीके की, तो मतलब जो भी इंजरीज है वो सारी सारी उस क्या बोलते हैं शेड्यूल 1 के अंदर बता रखी है। अब शेड्यूल 1 के अंदर दो तरह की लिस्ट है आपके पास, ठीक है। पहली जो है वही पार्ट 1 और दूसरा जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर बता रखा है टोटल डिसेबलमेंट, ऐसी इंजरीज, पार्ट 1 जो पहली टेबल है उसके अंदर बता रखा है टोटल डिसेबलमेंट, मतलब ऐसी दिक्कतें, ऐसी इंजरीज जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो टोटल डिसेबल हो गया, यानी कि वो अब काम ही नहीं कर सकता किसी भी एम्प्लॉय के, मतलब कंपनी के अंदर। आसान है, या फिर मान लो जैसे जिसके पूरा हाथ कट गया किसी एम्प्लॉय का, तो वो टोटल डिसेबलमेंट में आता है कि भाई अब वो काम नहीं कर पाएगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट। तो ऐसी इंजरीज बता रखी है किसके अंदर, क्या बोलते हैं पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब ऐसा वर्कर जो कुछ टाइम के लिए इंजर्ड हुआ है वापस आ सकता है काम पे थोड़े दिनों बाद, या फिर क्या बोलते हैं कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो क्या बोलते हैं कुछ टाइम के लिए इंजर्ड हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं जो इंजरी है वो उसकी परमानेंट तो है, लेकिन बात क्या है ना कि वो किसी और जगह पे जाके काम कर सकता है, तो वो वहां से पैसा कमा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारी एम्प्लॉय में जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां पे क्या बोलते हैं सिलाई का काम है, ठीक है, तो हम उंगलियों से सिलाई करते थे, अब उसके मान लो उंगलियों में चोट लग गई है, तो फिर वो इंजर तो है, पार्शियल इंजर बोलेंगे उसे, लेकिन टोटल इंजर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेसिक से उसकी उंगली कट गई है, लेकिन फिर भी वो काम कर सकता है ना, बाकी 4 उंगली से सिलाई कर सकता है आराम से, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, पार्शियल इंजर्ड, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो पार्शियल डिसेबलमेंट जो होगा वो पार्ट सेक्शन मतलब क्या बोलते हैं शेड्यूल 1 के पार्ट 2 के अंदर बताए गए हैं। ऐसे एम्प्लॉयड जो क्या बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट में जाते हैं वो किसमें, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में कौन से, पार्शियल डिसेबलमेंट वाले। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, शुरू करते हैं। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है, शेड्यूल 2 में लिखा गया है लिस्ट ऑफ पर्संस एम्प्लॉइज, यानी ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉय कहलाने के योग्य हैं उनको बोला गया है किसके अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर। तो शेड्यूल 2 के अंदर बस ये बता रखा है कि कौन कौन से एम्प्लॉइज है जो क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो एम्प्लॉइज है उनको एम्प्लॉय कैटेगरी में गिना जाएगा शेड्यूल 2 के अंदर, बस इतना बताया गया। आसान है, यानी जिसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे वो शेड्यूल 2 के अंदर लिखे हुए हैं, यानी जो क्लेम कर सकता है इसके अंदर वो शेड्यूल 2 में बताया गया है। आगे चलते भाई, शेड्यूल 3 के अंदर क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज। कई बार क्या हो जाती है, जो बीमारी हो जाती है या फिर जो क्लेम चाहिए हमें वो किसकी वजह से, बीमारी की वजह से, हमें कोई कैंसर हो गया या फिर कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप क्लेम ले सकते हो, तो वो बताया गया ऑक्यूपेशनल डिसीज के अंदर, जो कि शेड्यूल 3 के अंदर बताया गया है। आसान है, तो शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर वो सारी लिस्ट है जिसकी वजह से आप टोटल डिसेबल, मतलब शेड्यूल 1 का पार्ट 1 क्या कहता है, जिसकी ऐसी लिस्ट को दिखाता है जिसके अंदर आप टोटल डिसेबलमेंट हो जाते हो, यानी पूरी आपकी क्या बोलते हैं काम करने की योग्यता, पूरी क्षमता खत्म हो जाती है। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, इसके अंदर आपके क्या बोलते हैं या काम कर सकते हो आप, लेकिन आप इस तरीके से या फिर अभी काम नहीं कर सकते, बाद में काम कर सकते हो, या फिर इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो, मगर आप काम कर सकते हो। आसान है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, जो कि शेड्यूल क्या बोलते हैं 1 के पार्ट 2 में, ठीक है भाई। हाँ जी, और इसके अंदर लोगों के बारे में दिखाते हैं, और इसके अंदर कैसे दिखा रहे हैं, बीमारियों के बारे में, क्या अगर आप बीमारी से बीमार होते हैं किसी, या फिर बीमारी की वजह से अगर आपको डिसेबलमेंट होता है तो वो शेड्यूल 3 के अंदर है। शेड्यूल 4 के अंदर क्या है भाई, फैक्टर फॉर कैलकुलेशन कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ एंड क्या बोलते हैं प्लेसमेंट डिसेबलमेंट, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है या फिर प्लेसमेंट होती है तो उस टाइम पे उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो सारे फैक्टर्स की लिस्ट किसमें है, शेड्यूल 4 के अंदर है। आसान है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसको ध्यान में रख के हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो सारे फैक्टर्स किसके अंदर है, शेड्यूल 4 के अंदर। जैसे उसकी एज ध्यान रखनी पड़ेगी, उसको सैलरी कितनी मिलती थी, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वो सारे फैक्टर्स किसमें है, शेड्यूल 4 में। ये 4 के 4 शेड्यूल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं किसी भी तरीके से। आगे चलते हैं भाई, एप्लीकेबल किस पे एप्लीकेबल है, सारे वर्कर पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑन ईएसआई, जो भी ईएसआई के वर्कर हैं जिन्होंने ईएसआई स्कीम के अंदर इनरोल कर रखा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें ईएसआई वाली स्कीम मिल रही होगी, ये वाला जरूर मतलब ये वाली इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। बात आती है डिसेबलमेंट। भाई डिसेबलमेंट क्या होता है वो सीखते हैं। तो डिसेबलमेंट मतलब क्या होता है भाई, लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वर्क, मतलब काम करने की क्षमता खो जाना, इसको क्या बोलते हैं, डिसेबलमेंट। या फिर अर्निंग कैपेसिटी, जितना आप पहले अर्न कर पाते थे अब आप उतना अर्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसेबलमेंट। अगला चीज परमानेंट टेम्परेरी, यानी जो डिसेबलमेंट होती है वो दो तरह की हो सकती है, परमानेंट भी और टेम्परेरी भी। परमानेंट कौन सी होती है, जो कि इसके अंदर बताई गई है शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के अंदर, ये होती है टोटल डिसेबलमेंट। और टेम्परेरी क्या है, टेम्परेरी वो डिसेबलमेंट होती है जो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 के अंदर बताई गई है, जिसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। आसान है, हाँ जी। तो पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से जो कैपेसिटी है काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल।
अच्छा, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? जो कुछ ही टाइम के लिए, मतलब ऐसी डिसेबलमेंट जो कुछ टाइम के लिए हुई है, आप किसी टाइम बाद क्या कर सकते हो, काम करने के लिए आ सकते हो इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी काम कर ऐसी जो रोड आपको लगी है जिसमें आप कुछ टाइम के बाद काम करने के लिए आ सकते हो, तो उसे बोलते हैं टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। आसान है? हाँ जी। और उसके बाद परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? ऐसी चोट वोट आपको लगी है जो आप किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते, जो कि जैसे कि ये टोटल डिसेबलमेंट जिसे बोलते हैं वो ये रही, और पार्शियल डिसेबलमेंट जिसे बोलते हैं वो ये टेम्परेरी वाली। आसान भाई, खत्म। आगे चलते हैं, बात आती है नोट 2। अब देखिए नोट 2 में क्या लिखा है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, पार्ट 2 शेड्यूल 1 का परमानेंट डिसेबलमेंट लाइक क्या बोलते हैं बताता हूं अभी। पार्ट 2 शेड्यूल 1 का क्या कहता है? पार्ट 2 शेड्यूल 1 का यानी कि ये वाला पार्शियल डिसेबलमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि ना इसको डाला जा सकता है किसके अंदर? परमानेंट में। कभी डाला जा सकता है किसके अंदर? परमानेंट में। अगर मतलब कि देखो क्या समझिए, बहुत अच्छी बात कह रहा है। क्या कह रहा है समझो। पार्शियल डिसेबलमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं कि पार्शियल यानी छोटी मोटी चोट लगी है बाद में काम आ सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। आसान है? टोटल डिसेबलमेंट मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से चोट लगी है वो काम करने नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। लेकिन ये जो पार्शियल डिसेबलमेंट है इसको कभी भी परमानेंट में डाला जा सकता है। कब डाला जा सकता है? यानी ऐसा एम्प्लॉय जिसको छोटी छोटी चोट लगी है उसको भी परमानेंट डिसेबलमेंट घोषित किया जाता है। हाँ जी, कर सकते हैं। कब घोषित कर सकते हैं? जैसे उससे जो चोट लगी है ऐसी चोट है जो कि क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा लगी हुई है, मतलब छोटी छोटी चोटें उसके बहुत ज्यादा लगी हुई है। ठीक है, यानी कि मान लो उसकी उंगलियां कटी हुई है, थोड़ी थोड़ी चारों की चारों उंगलियां कट गई हैं उसकी, ये भी कटी है, ये भी कटी है, ये भी कटी है, ये भी कटी। क्या इसकी वजह से वो काम कर सकता है? नहीं। तो ये छोटी छोटी चोटें लगी है मगर बहुत सारी लगी है, इसकी वजह से। अगर एक उंगली कटती तब भी पार्शियल होता, दो उंगली कटी है तब भी पार्शियल है। हाँ जी, लेकिन फिर भी इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा परमानेंट डिसेबल। आसान है? जैसे कि थंब कटना, अंगूठा कटना, तो अंगूठा कट जाता है तो फिर ये छोटी चोट है, ये कोई और काम कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। अंगूठे से तो सारा काम होता है, अंगूठे से काम नहीं कर सकता, तो इसको भी क्या माना जाएगा? परमानेंट डिसेबलमेंट। आसान है? हाँ जी, तो ये माना जाता है। ये बस ये नोट किया है छोटा सा। आगे चलते हैं, टोटल डिसेबलमेंट। तो टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है उसके बाद बताते हैं। ये होता है पार्शियल वाला सारा। टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है? पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर जो भी बात करी गई है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? टोटल डिसेबलमेंट के अंदर। ये सारी की सारी भाई शेड्यूल 1, ये रहा पार्ट 1 टोटल डिसेबलमेंट, जिसके अंदर पूरा काम आता है, मतलब कि वो काम ही नहीं करता कहीं पे भी, तो उसको बोलेंगे टोटल डिसेबलमेंट। आगे चलते हैं। हाँ जी, और कुछ बातें बताई थी ना अभी टोटल डिसेबलमेंट में क्या होता है? जो ये वाली है वो तो है ही है, लेकिन कुछ बातें जो है इसकी भी है, यानी कि पार्शियल डिसेबलमेंट अगर कोई इसी के साथ है, यानी कोई अगर पार्शियली दिक्कत में है, यानी छोटी छोटी दिक्कतें अगर उसके पास बहुत सारी है तो वो भी टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। आगे चले, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बताता है भाई? शेड्यूल 3 ये रहा। शेड्यूल 3 बताता है ऑक्यूपेशनल डिसीज, यानी ऐसी कोई दिक्कत है जो कि क्या बोलते हैं बाहर हुई है, या फिर क्या बोलते हैं कोई ऐसी बीमारियां जो कि जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आउटडोर वर्क, अगर आप क्या बोलते हैं ऑफिस से या फिर कंपनी से बाहर जाके काम करते हो और तब आपको कोई बीमारी हो गई या फिर कोई दिक्कत हो गई, तब भी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। अगली चीज, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, घर वर बनाने के लिए अंदर काम करते हो, तो वहां पे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, होती है ना भाई, पोल्यूशन होता रहता है वहां पे, तो वहां पे अगर कोई दिक्कत होती है तब भी आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। उसके बाद सर्कस में अगर कोई काम करता है एम्प्लॉय, तब भी वो क्लेम कर सकता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें दे रखी है किसके अंदर? शेड्यूल 3 के अंदर। तो आप टेबल देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा मैंने। ठीक है, पूरी पूरी आपकी पीडीएफ होगी, मतलब कि बुक की पीडीएफ है भाई ये। ठीक है, तो बुक की पीडीएफ होगी, आराम से देख लीजिएगा, आराम से जितने भी चाहिए। चलते आगे, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। क्या एम्प्लॉयर लाइबल है कंपनसेशन के लिए? मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उसको क्या बोलते हैं, उसकी सरदर्दी बनेगी कि वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनसेशन। हाँ जी, एम्प्लॉयर की सरदर्दी है, उसको पे करना पड़ेगा सारी की सारी कंपनसेशन के तौर पे। तो क्यों पे करना पड़ेगा? पर्सनल इंजरी इन केस ऑफ एम्प्लॉई बाय एक्सीडेंट अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि काम करते करते या फिर काम करने के बाद अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, या फिर कोई काम करते करते काम के दौरान ही, काम चाहे वो अंदर काम कर रहा हो चाहे ऑफिस से बाहर काम कर रहा हो, काम के दौरान अगर इंजर्ड होता है तो वो क्या होगा? जो एम्प्लॉय है, जो कौन है? एम्प्लॉयर, वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से लाइबल हो जाएगा कि उसे कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। आगे चलें। हाँ जी, एम्प्लॉयर नॉट लाइबल। कैसे केस ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है? वो केस ये वाले हैं, एम्प्लॉयर इन केसों के अंदर लाइबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि 3 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, किसी एम्प्लॉय को अगर ऐसी चोट लगी है कि वो 3 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है भाई। एम्प्लॉयर लायबल है अगर कोई किसी को ज्यादा चोट लगी होती तो उसको ले कंपनसेशन देता, मगर छोटी मोटी चोटों के लिए तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। मतलब चलते चलते उसके चलते नाखून छूट गया कैसा, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है क्योंकि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऐसी चोटें जिसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता। ठीक है। दूसरा, ड्रिंक एंड ड्रग। अगर मान लो कोई ड्रिंक करता है या फिर कुछ करता है काम के दौरान, तो फिर उसके लिए एम्प्लॉयबल, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है, वो एम्प्लॉय ही लायबल है उसके लिए। आसान है। अगर वो क्या दारू वारू पी के कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। उसके बाद डिसओबे द सेफ्टी। अगर वो डिसओबे नहीं करता, मतलब फॉलो ही नहीं करता सेफ्टी को, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। सेफ्टी गार्ड और डिवाइस, यानी उसने कोई भी सेफ्टी गार्ड या फिर डिवाइस का यूज नहीं किया तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। हाँ, लायबल हो जाएगा कब? जब डेथ हो जाती है किसी की,
लाइबल इफ डाइड, यानी अगर उसकी वजह से मतलब इनमें भी वो क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर लाइबल हो सकता है। अगर छोटी मोटी चोटें हुए तब तो लाइबल नहीं है, लेकिन मान लो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे लाइबल हो जाएगा। आसान है, हाँ जी। तो डेथ नहीं होनी चाहिए वरना लेबल क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा उस चीजों के लिए। आगे चलते हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना अमाउंट देना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पे। तो अमाउंट किसको देना पड़ेगा, पहली चीज टू एम्प्लॉय को कंपनसेशन के तौर पे अमाउंट देना पड़ेगा। और पेड द क्या बोलते हैं, पेड बाय कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन के तौर पे एक ऑफिसर भेजा जाएगा जो कि क्या करेगा, वो कंपनसेशन का पैसा आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में कितना पैसा मिलेगा, हाँ जी, अगर आपकी डेथ हो जाती है काम करते करते तो 50% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ डेथ, यानी जब आपकी मतलब जो आपकी डेथ हो रही है, डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस, जितना भी आपको पैसा मिलता था उसका 50% मिलेगा इनटू में बाय फैक्टर डिपेंडिंग एज, जैसे कि, और बाकी में इनटू कर देंगे फैक्टर डिपेंडिंग, जितने भी आपके फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पे। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है 50,000 रुपए सैलरी में, ठीक है, तो उसे कितना मिलेगा कंपनसेशन, एक तो 25,000 क्योंकि उसे मंथली सैलरी मिलती थी जो कि उसका आधा, इनटू में उसकी एज जितनी बाकी है, कितनी एज बाकी है, मान लो 60 साल तक कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम करता है तो एज मान लो 50 साल की उम्र में मर गया तो अभी 10 साल की एज बाकी ना, तो 10 साल की एज के हिसाब से देंगे, यानी जितनी ज्यादा एज होगी कंपनसेशन उतना कम मिलेगा और जितनी कम एज होगी उतना ज्यादा क्या मिलेगा, उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो अभी कितना मिला इसे मिला 2.5 लाख, आसान है, तो 2.5 लाख का उसे क्या मिल जाएगा कंपनसेशन, इस तरीके से। और सुनिए ध्यान से, मिनिमम कंपनसेशन जो है वो कितना होना चाहिए भाई, मिनिमम कंपनसेशन जो है वो 80,000 का होना चाहिए, 80,000 से कम का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में आपको मिनिमम कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, 80,000, ठीक है। अच्छा, डेथ के बाद भाई कुछ और क्रियाक्रम इन सबके पैसे भी देने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको अगर कोई एक्सपेंसेस है डेथ के टाइम पे, जलाने वालाने पे खर्चा, तो वो कितना देना पड़ेगा आपको, 2,500 रुपए का खर्चा और देना पड़ेगा। तो 80,000 कंपनसेशन अलग और 2,500 रुपए का खर्चा अलग देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर एम्प्लॉय की डेथ नहीं होती है, वो जिंदा है, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय क्या है, जिंदा है और क्या होता है, टोटल डिसेबल है, मतलब कि काम करने के लायक ही नहीं बचा, तब कितना देना पड़ेगा, 60% ऑफ मंथली वेजेस, जितना भी मंथली वेजेस होता है उसका 60% इनटू में फैक्टर एज, जैसे हमने यहाँ पे निकालता वैसे आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, यानी 60% मंथली वेजेस का आ जाएगा और इनटू में जितनी उसकी एज बची है उसके हिसाब से। और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि किसके अंदर लिखे हुए हैं, फैक्टर्स, शेड्यूल 4 के अंदर जितने भी फैक्टर्स बताए हैं वो पे फैक्टर्स आ जाएंगे, आसान है, हाँ जी। तो वही बात कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया है जैसे कि एज फैक्टर से, ठीक है। और मिनिमम कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, 90,000। वो कह रहे हैं भैया यहाँ पे कम है क्योंकि वो मर गया है और वहां पे जिंदा है तब उसको ज्यादा मिल रहा है। भाई जिंदा होने के बाद कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे जो फैमिली है, अगर कोई मर गया, किसी भी फैमिली में 5 एम्प्लॉय रहते हैं, 5 वर्कर रहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मतलब कि पिता माता और बाकी 3 उनके बच्चे, तो 5 अगर लोग रहते हैं तो अगर एक मर गया तो 4 ही बचे, तो कंपनसेशन खाना पीना कम खाएंगे ये लोग। लेकिन वहां पे अगर मान लो क्या बोलते हैं 4 बंदे रहते हैं और एक की क्या बोलते हैं जिंदा है अभी भी, लेकिन वो डिसेबल हो गया पूरी तरीके से, तो वो भी तो जिंदा है, वो भी तो खाना पीना खाएगा, तो ज्यादा लोग रहते हैं अभी भी ज्यादा, बस वो किसी काम के लिए लायक नहीं रहता, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कंपनसेशन क्या देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। आगे चलते हैं भाई, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर क्या बोलते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत लगा है, जैसे उंगली कट गई है किसी की, लेकिन वो परमानेंट तौर पे है, यानी कि मान लो उसकी उंगली कट गई है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि कट गया जो बाद में ठीक हो सकता है, पार्शियल मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, ठीक है। तो उस टाइम पे परसेंटेज ऑफ लॉस अर्निंग कैपेसिटी, जितना उसने अर्निंग कैपेसिटी खोई है भाई, अब जो चोट लगी है वो पार्शियल है, यानी कि वो थोड़ा बहुत तो काम कर सकता है किसी कंपनी में, तो जितना उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है, जैसे मान लो पहले वो काम करता 50,000 की सैलरी पे, लेकिन अब चोट की वजह से उसको वो काम मिल नहीं रहा, अब मिल रहा है उसको 30,000 की सैलरी पे, तो 20,000 की क्या बोलते हैं उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, हाँ जी। तो जितना परसेंटेज उसका लॉस हुआ है अर्निंग कैपेसिटी का, उतना ही परसेंट आपको क्या देना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम लिमिट ऑफ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्पोजल, हाँ केस, टाइम लिमिट ऑफ सॉरी टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल केस, यानी कि ये जो कंपनसेशन है वो कितने टाइम में देना पड़ेगा, या फिर आप इस केस को डिस्पोजल करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, हटाना चाहते हो कंपनसेशन का केस, तो आपको 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, वो सारा का सारा मतलब कि उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, आसान है। टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल केस, यानी 3 महीने के अंदर कोई क्लेम नहीं करता तो उसको कोई पैसे नहीं देने, अगर 3 महीने के अंदर कोई क्लेम कर देता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, यानी चोट लगे 3 महीने के अंदर कोई क्लेम करता है तो पैसे दो, अगर चोट लगने के 3 महीने के बाद क्लेम करता है तो उसको पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आसान है, हाँ जी। और आपको जो पेमेंट भी करनी है वो भी कितने महीने के अंदर करनी है, 3 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। आगे चलते हैं, एक्सीडेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के बाहर एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसा वर्कर है जो कि बाहर घूम रहा था तो फिर वहां पे एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय लायबल है, एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको वो लायबल है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, वो ये चेक नहीं कर सकता कि भाई हमारा काम कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं भाई, हाँ जी, उसे बोलते हैं नॉटी, हाँ जी, नोटियोशनल
समझ में पढ़ना नहीं आ रहा भाई, क्या लिखा है नोटियोशनल एक्सटेंशन, उसे क्या बोलते हैं नोटियोशनल एक्सटेंशन। भाई एक बार देख लेना क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं स्पेलिंग ये है NOTIONAL, NOTIONAL, नोटियोशनल एक्सटेंशन, शायद यही होता है। नोटियोशनल एक्सटेंशन बोलते हैं उसे किसका, कि क्या बोलते हैं एम्प्लॉय जो था वो कंपनी से बाहर गया था काम करने के लिए, और अब हमें पता नहीं क्या बोलते हैं काम ही कर रहा था तब एक्सीडेंट हुआ, या फिर बिना काम करते करते आवारागर्दी करता था तब एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे केस जहां पे हम पता नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय कैसे क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई दिक्कत हुई है उसे, ठीक है, तो उस टाइम पे उस केसेस को बोलते हैं नोटियोशनल एक्सटेंशन, और वहां पे भी एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि उसको पे करना पड़ेगा उसे, आसान है। हाँ जी, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय। अगर मान लो क्या बोलते हैं जो वर्कर है, एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है कि मेरे को एक काम करवाना है, और कॉन्ट्रैक्टर जो है एम्प्लॉयर हायर करता है कि भाई इतने सारे एम्प्लॉयर को हायर कर लेता है और वो काम करवाना है, और फिर जाके आपको क्या बोलते हैं उन एम्प्लॉयज को कोई चोट लग जाती है, तो वहां पे लायबल कौन है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वहां पे एम्प्लॉयर लायबल है कि एम्प्लॉयर ने ही कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय को हायर किया है, तो वहां पे भी एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं चोट वोट लगी किसको, एम्प्लॉय को। तो ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है फिलहाल आपका पूरा चैप्टर, और यहाँ पे खत्म होता है भाई पूरा सिलेबस आपका, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और भाई मैं फिर कह रहा हूँ यार एक बार ना दोबारा पढ़ लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको कंसेप्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ जी, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो की अगर भाई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप नोट्स परचेज करिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और जो नोट्स है उसके लास्ट पेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको जितने भी है, ठीक है। हाँ जी, वहां से आप सारा कवर कर लोगे। वापस चलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से जल्दी से रिकैप कि हमने पूरा क्या पढ़ा है, ठीक है भाई। हाँ जी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट पढ़ा था जिसके जो कि एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया पे, बस ईएसआई पे एप्लीकेबल नहीं होता, जिन्होंने ईएसआई करवा रखी है। अप्लाई चालू हुआ था 1924 के अंदर 1 जुलाई को, और पहले इसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2009 में इसको चेंज करके क्या बना दिया गया, हाँ जी इसको बना दिया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, और क्या बोलते हैं लागू कब से हुआ 18/1/2010 से चेंज करने के बाद। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, एक्सीडेंट डिसेबलमेंट या फिर कोई मर जाता है तो फिर उस पे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना। और उसके अंदर कितने शेड्यूल है, 4 शेड्यूल है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 1, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ इंजरीज लिखी हुई है कि किस दिक्कतों की वजह से आपको क्या हो सकता है कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। अगर आपको कोई इंजरी होती है, कौन सी ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या दे रखा है, टोटल डिसेबलमेंट, यानी ऐसी दिक्कतें जिसकी वजह से क्या बोलते हैं पूरी डिसेबलमेंट में गिना जाएगा जिन दिक्कतों को, और ऐसी दिक्कतें जिनको छोटी मोटी दिक्कतों में गिना जाएगा उनको क्या बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, पार्ट 2 में लिखे हुए हैं वो, ठीक है। हाँ जी, शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में बता रखा है कि कौन सा इंसान ऐसा है जिसको एम्प्लॉय मानेंगे और कौन सा इंसान ऐसा है जिसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। आगे चलें। हाँ जी, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल डिसीज, ऐसी डिसीज जो काम करने के दौरान होती है, बीमारी की वजह से कोई सी ऐसी बीमारी हो गई उसे जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है या फिर डिसेबल हो गया, वो डिसीज लिखी हुई है किसमें, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है, फैक्टर फॉर कैलकुलेशन कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ, डिसीज, परमानेंट और डिसेबलमेंट, यानी कि अगर कोई दिक्कत होती है वहां पे कैलकुलेशन कैसे करें, कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करें, वो सब किसी में बता रखा है सेक्शन 4 के अंदर। मतलब ऐसे फैक्टर्स की बात बता रखी है सेक्शन 4 में कि ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को। आसान है, जैसे एज हो गया, क्या बोलते हैं तरीका होगा, किस तरीके से वो हो गया, चोट वोट लगी उसे, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसेबलमेंट क्या होता है, डिसेबलमेंट होता है लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वर्क, कि काम नहीं कर पा रहा कोई इंसान तो वो डिसेबल है, अर्निंग उसकी कम हो गई है तो वो डिसेबल है, परमानेंट या फिर टेम्परेरी डिसेबल हो गया तो वो डिसेबल कहलाएगा। दो तरीके डिसेबलमेंट होता है, पार्शियल और दूसरा क्या होता है टोटल डिसेबलमेंट। तो पार्शियल डिसेबलमेंट किसे बोलेंगे भाई, ऐसे इंसान जिसकी क्या होता है अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और टोटल डिसेबलमेंट क्या होंगे, जो कि काम ही नहीं कर पा रहा कहीं पे, उसे बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट। अब भाई पार्शियल डिसेबलमेंट के दो तरह के डिसेबलमेंट होते हैं, पहला टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और दूसरा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है कि जो ऐसा एम्प्लॉय है जिसके हाथ पैर में कहीं पे कट लगा है, खाली वो 2-3 दिन बाद काम करने के लिए आ सकता है, तो मतलब 5-6 मतलब 1 हफ्ते बाद 2 महीने बाद क्या हो सकता है काम करने के लिए आ सकता है, तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कौन आता है, कोई ऐसा एम्प्लॉइज है जिसकी उंगली कर गई है तो वो क्या बोलते हैं डिसेबल तो हो गया ना, लेकिन वो क्या है अब परमानेंट रहेगा, वो उसे ठीक नहीं कर सकता, तो ऐसे डिसेबलमेंट को क्या बोलते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। उसके बाद आता है नोट क्या करना है, पार्ट 2 शेड्यूल 1 के अंदर जो परमानेंट डिसेबल दे रखे हैं, हाँ जी उनके बारे में कुछ क्या रखा है, क्या क्या रखा है, जो पार्ट 2 शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 ये रहा पार्ट 2, इसके अंदर जो परमानेंट वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है, पार्शियल डिसेबलमेंट दे रखे है ना। पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब छोटी मोटी जो चीजें दे रखी है, जैसे उंगली कट गई तो, या फिर छोटी मोटी चोटें ज्यादा लगी हुई है, ऐसी मतलब छोटी छोटी दिक्कतें जो बहुत सारी हो गई है मिलकर एक साथ बहुत सारी बड़ी बन गई है, ठीक है, उसको भी किसके अंदर डाला जाएगा, उसको भी डाला जाएगा टेम्परेरी, क्या बोलते हैं टेम्परेरी बोल दिएगा नहीं, क्या नाम है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर जाना जाएगा। आसान है, जैसे कि मान लो किसी का अंगूठा कट गया, तो अंगूठा कटने के बाद क्या वो क्या काम करता है, कहीं और पे जॉब करता है तो नहीं करता, तो उसको भी क्या डालेगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर डाला जाएगा। आसान है, हाँ जी, तो वो भी परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाती है अगर छोटी छोटी चीजें बहुत सारी बन जाती हैं। आगे चलें। हाँ जी,
बात आती है कौन सी, शेड्यूल 3। शेड्यूल के 3 के अंदर क्या बता रखा है भाई, जो भी दिक्कतें होती हैं जैसे कि आउटडोर, मतलब क्या बोल रहे हैं, आउटडोर वर्क, अगर आप बाहर जाके काम करते हो और वहां पे आपको चोट वोट लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3 में डाला गया है। कंस्ट्रक्शन, अगर आप बाहर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो वहां पे पॉल्यूशन की वजह से अगर आपको कोई बीमारी लगती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, डिसेबलमेंट के अंदर डाला गया है कि भाई आप वहां से क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा शेड्यूल 3 में। और उसके बाद सर्कल में काम करते हो फिर आपको चोट लगती है तब भी कंपनसेशन ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। आगे चलते हैं, एम्प्लॉय लायबल फॉर कंपनसेशन, कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनसेशन के लिए लायबल है, तो सारे एम्प्लॉय जितने भी चोट लगी है वो सारे कंपनसेशन के लिए लायबल है। और जो एम्प्लॉयर है उसकी पूरी लायबिलिटी बनती है कि वो उन सबको क्या करे, कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन क्या है कि पूरी लायबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ऐसे कौन से केस है जहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब लायबिलिटी नहीं बनती किसकी, एम्प्लॉयर की। पहला, अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि 3 दिन के अंदर क्या किया है, मतलब 3 दिन से पहले ही ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है, तो वहां पे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं है उसको ठीक करने वाला। ऐसे कोई एम्प्लॉय है जो ड्रिंक करता है, क्या बोलते हैं, मतलब दारू पीता है और फिर काम करता है, तो इस एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं है उसको ठीक करना। दूसरा, डिसओबे ऑफ सेफ्टी, यानी ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो कि वो सेफ्टी का ध्यान में नहीं रखता, ठीक है, या फिर गार्ड वार्ड डिवाइस नहीं पहनता, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं है कि क्या वो करे, उसे पे करे। आसान है, मतलब कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे, समझ में। लेकिन ये लायबल मिटो दिया मैंने शायद, हाँ जी, ये लायबल बन जाएगा, एम्प्लॉयर जो है वो लायबल बन जाएगा। कब बनेगा लायबल, अगर क्या होता है भाई, उसकी डेथ हो जाती है। आसान है, अगर डेथ हो जाती है उस एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब कौन चेक करेगा कितना अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, कंपनसेशन के तौर पे टू एम्प्लॉइज। पहली चीज, कंपनसेशन किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। और दूसरी चीज कौन देगा, ये कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन चेक करेंगे, यानी जो कमिश्नर होगा एम्प्लॉइज कंपनसेशन का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोलते हैं नियुक्त किया गया, वो जाके चेक करेगा और देगा क्या चीज, कंपनसेशन। अच्छा, कंपनसेशन कितना मिलेगा, अगर डेथ हो गई है तो 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू में फैक्टर ऑफ डिपेंडेंसी, जैसे एज। आसान है, यानी जितनी भी क्या बोलते हैं उसकी सैलरी मिलती है उसका 50% और इनटू में जितनी भी उसकी लाइफ टाइम बाकी थी। उसके बाद मिनिमम कंपनसेशन कितना होगा डेथ के केस में, 80,000, और क्या बोलते हैं अगर फुल डिसेबलमेंट हुआ है तो 90,000, ठीक है। हाँ जी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस देना पड़ेगा 2,500 रुपए क्योंकि डेथ हुई है उसकी। आसान। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो वहां पे 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू में फैक्टर ऑफ लाइक जैसे कि एज, और क्या बोलते हैं मिनिमम कंपनसेशन कितने देंगे, क्या बोलते हैं 90,000। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर कोई होता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो वहां पे जितना उसको लॉस हुआ है उतनी ही क्या बोलते हैं वो देंगे कंपनसेशन, जितना उसको अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है उतनी ही क्या देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। आसान है, जितना प्रोडक्शन में लॉस हुआ है, जैसे पहले 50,000 कमाता था अब वो कितना कमाता 30,000, तो 20,000 का लॉस हो गया ना अर्निंग का, तो इस वजह से 20,000 देनी पड़ेगी किसको, एम्प्लॉय को, सॉरी एम्प्लॉयर को, ठीक है। हाँ जी, टाइम ऑफ लिमिट डिस्पोजल ऑफ केस, यानी कितने टाइम के बाद जो ये केस है वो डिस्पोज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, वो 3 महीने का टाइम है, ठीक है। एक्सीडेंट आउट ऑफ विच एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक्सीडेंट क्या बोलते हैं, कौन से एक्सीडेंट ऐसे हैं जिसपे क्या बोलते हैं जो एम्प्लॉय है वो क्लेम कर सकता है, किसके लिए, हाँ जी, कंपनसेशन के लिए। तो पहला क्या बोलते हैं नोटियोशनल एक्सटेंशन क्या होता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं जो एम्प्लॉय है, अगर कोई बाहर जाता है एम्प्लॉय और वो वहां पे काम करता है तो एम्प्लॉयर को पता नहीं चल सकता कि वो कंपनी का काम कर रहा है या फिर वो क्या बोलते हैं अपना एक पर्सनल काम कर रहा है, तो वहां पे पता नहीं लग सकता। तो ऐसे केस को क्या बोला गया है, नॉट योशनल एक्सटेंशन। वहां पे एम्प्लॉयर लायबल तो है लेकिन वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि सच में लायबल है या नहीं है, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, नॉट योशनल एक्सटेंशन, इसको आ सकता है केस। अगला, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, यानी कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है उसने हायर किया कोई काम करवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर ने हायर कर लिया वर्कर, अगर वर्कर को कोई चोट लग जाती है तब भी क्या होगा, एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा, किसके लिए, पे करने के लिए कंपनसेशन, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। और भाई थैंक यू, क्या बोलते हैं पूरी आपने वीडियो देखी, और भाई क्या बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। बहुत सिंपली भाषा में लिखे हुए नोट्स फटाफट से आपके हो जाएंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट, मतलब कि मान लो आधा घंटा लगेगा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी बुक खत्म हो जाएगी बेसिकली। आसान है, हाँ जी। और बस सब कुछ ठीक है भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं। और हाँ भाई एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई सच में बताऊं दिल से कलेजे से क्या बोलते हैं हर जगह थैंक यू जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार आराम से, ठीक है। हाँ जी, रिक्वेस्ट है बस, और क्या करते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम से, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।